बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दुआ भी ये है अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। वंस अगेन, अभी मैं कुछ ही देर पहले देख रही थी नमूनिया के बाद जारी हैं। प्लीज़ अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा महफूज रखें, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और जहाँ तक रह गई है बात मौसम की, तो अल्लाह ताला का ख़ास करम हुआ है, सर्दी की शिद्दत में कदरे कमी हुई है, तो थोड़ा सा अब हालात बेहतरी की तरफ आ ही जाएंगे। धूप निकली हुई है, धूप को भी अच्छे तरीके से इंजॉय कीजिए। विटामिन डी का ये अहम सोर्स है और हम अक्सर ही जब अपने माहिरीन को, डॉक्टर्स को, न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाते रहते हैं तो हमें वो बताते हैं कि जी विटामिन डी बच्चों में अक्सर कमी होती है। ज़रूर अपने बच्चों को काफ़ी देर धूप में बिठाएं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जी। हम बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। आज की पहली खबर हमारे पास है, एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स 7 सालों बाद मोशन स्पीड से तैयार, लेबॉर्ट्री में इंसानों और जानवरों के लिए मखसूस अद्वियात टेस्ट हो सकेंगी। कुछ सियासी गर्मा गर्मी की भी बात होगी जी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का NA 130 में जलसा, इंतखाबी मुहिम तेज। लाहौर में हजारों असातिज़ा का इलेक्शन ड्यूटी देने से इनकार, इलेक्शन ट्रेनिंग से गैर हाजिर असातिज़ा को दोबारा हाजिरी यकीनी बनाने के अहकाम। और इसके बाद शहरियों की सहूलत और आसानी के लिए 2 नए ड्राइविंग टेस्ट सेंटर कायम किए जाएंगे। अच्छा जी, आज की टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और हमने इन खबरों की डिटेल्स की तरफ जाना है जी। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद है, आमिर रजा खान साहब, उनकी तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपके? अल्लाह करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमिर भाई, हम खबरों की तरफ तो आएंगे। ये एकदम जो थोड़ी सी सर्दी की शिद्दत कम हुई, मौसम में तब्दीली आई, इंजॉय कर रहे हैं। मैं यकीन माने जब यहाँ से दफ्तर से वापस निकल के कल गई, मैंने अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा किया कि वाकई धूप को तो तरस गए थे हम लोग। हाँ नहीं, लेकिन वाकई तकरीबन 1 माह और 4 दिन के बाद सूरज ने जो है वो 2 दिन से अपना रंग जमाया है। हफ्ते के दिन से शुरू हुआ निकलना और अब संडे को भी बहुत इंजॉय किया लोगों ने छतों पे। मैं तो एक्चुअली बच्चों को धूप में लेके आ गई। और वो जो आपने कहा कि जी धूप जरूर जाया करे, विटामिन डी है, तो वो एक पुराना गाना है, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना हो जाए। अच्छा, इस तरह के गानों ने ना लोगों को धूप से दूर किया हुआ और लोग समझते हैं कि पता नहीं सूरज की जो शुआएं हैं वो कितनी आपको नुकसान पहुंचाती है, आपका रंग काला करती हैं, लेकिन ये इतना इंतहाई ज़रूरी है। हम देखा करते थे, क्योंकि हम जब सियाने हुए तो हमारे इर्द गिर्द के बच्चे छोटे थे अभी, तो उनकी माएँ जो हैं वो तेल लगाकर सरसों का धूप में बच्चों को बिठाया करती थी और लटाया करती थी। उनसे उनकी हड्डियाँ मजबूत होती थी। अब देखिए, ये पुराना कंसेप्ट था। उस वक्त तो आपके ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर विटामिन डी नहीं लेकर आए हुए थे ना। तो धूप में जो लोग रहते हैं, आप अगर अफ्रीका के और अरब ममालिक के लोगों को देखो तो उनकी हड्डियाँ इसीलिए मजबूत हैं कि वो धूप में ज़्यादा रहते हैं और रंग उनका ज़रूर कुछ गहरा हो जाता है, लेकिन इतना भी गहरा नहीं होता। ख़ासकर जो हमारी ख़वातीन हैं, उनको डरना नहीं चाहिए। आजकल बहुत सारी क्रीमें आ गई हैं इस तरह की जो आपके रंग को गोरा कर देंगी। धूप से ना डरें। आप ना खराब मशवरे ना दे, हम अपने नाजरीन को बताते हैं कि रंग गोरा करने वाली क्रीमें नहीं यूज करनी है। ये अच्छा नहीं, आप करें ना करें, लेकिन बहुत सारे और भी टोटके हैं रंग गोरा करने के। अगर किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें, मैं भेज दूंगा। अब बहाने से लोगों को अपना नंबर ना दें, हम खबरों की तरफ आ जाते हैं। चलें जी, आज की पहली खबर है जी, एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स 7 सालों बाद मोहसिन स्पीड से तैयार। ये वो काम है जो हमने माजी में देखे थे, सिर्फ कागजों तक रहते थे और मुकम्मल होते चले जा रहे हैं और इलेक्शन करीब आते चले जा रहे हैं। और अब हम ये सोच रहे हैं कि अब कामों पे फिर फुल स्टॉप लगने वाला है और काफ़ी लंबे अरसे के लिए लगने वाला है। सच्ची बात है कि वो जिस स्पीड का हम जिक्र करते हैं मोशन स्पीड का, उसका हमने ही इतराफ़ किया, शहबाज शरीफ ने भी किया, जिनकी शहबाज स्पीड बहुत फ़ख्र था। ये नाम हमने थोड़ी रखा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मोशन स्पीड जो है वो तो मेरे से भी ज़्यादा तेज़ है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से ये स्पीड चली और इसने वो 7 साल पुराना मनसूबा जो कि शहबाज शरीफ का ही बनाया हुआ मनसूबा था। और मुझे याद है डॉक्टर अशरफ ताहिर साहब जो साबिक DG थे एग्रीकल्चर, वो इस पर बहुत काम करते थे और वो कहते थे कि ये एक एग्रीकल्चर लैंड के लिए, एक एग्रीकल्चर मुल्क के लिए, कंट्री के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की टेस्टिंग लेबॉर्ट्री हो जिसमें आप लोग अद्वियात को, खाद को, जानवरों के टेस्टों को सब एक जगह पे कर सके। फिर खानों को, जो आप हम लोग खाना खाते हैं, उसको भी टेस्ट हो सके। इसके साथ साथ देखें, यहाँ एक लेबॉर्ट्री बनने से
आपके वो जो स्टंट्स हैं जो दिल में पड़ते हैं उनका भी टेस्ट किया जा सकता है, वो म्यारी है गैर म्यारी है या नहीं। जो आर्थोपेडिक आपकी इंस्ट्रूमेंट सब डलते हैं जो मुख्तलिफ टखनों के घुटनों की हड्डियों के जोड़ हैं, आमिर भाई वैसे मैं उसका भी टेस्ट किया जा आपसे एक सकेगा बात कि ये सेफ है नहीं सेफ है, माजरत के सही है, नहीं साथ सही है। यहाँ पे जिन चीज़ों के लिए लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं उनके टेस्ट कहाँ किए जाते हैं? हर चीज़ गैर मयारी है, लोग मैं देखिए, बेचारे। आप एक बात का क्रेडिट देखें, मैं हमेशा शहबाज शरीफ को देता हूँ। इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में फ्रांसिक लेबॉर्ट्री एक है। हाँ बिल्कुल है। आप उसको ये क्रेडिट तो दें कि उसने इस मुल्क के लिए एक सोच ये फराहम की कि एक फ्रांसिक लेबॉर्ट्री होनी चाहिए। कहाँ एक कनाडा में बैठा हुआ डॉक्टर उठाया उसने, उनका भी इंतकाल हो गया, इंतकाल हुआ है रिसेंटली। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करो, डॉक्टर अशरफ साहब, उनका भी ये था। तो ये शहबाज शरीफ का विजन था। मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि ये जो पिछले 4 साल जो एक वसीम अकरम प्लस का दौरे हुकूमत रहा और एक फ्रॉड किस्म का झूठ का जो है हुकूमत रही, उसने तमाम काम रोक रखे थे और उसका नतीजा ये है कि आज पंजाब उस जगह पे नहीं खड़ा जहाँ पे होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। आमिर भाई मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक। पहली खबर की तरफ दोबारा आएंगे। वकास अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक बार फिर से वकास को हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकास। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, हम पहली खबर डिस्कस कर ही रहे थे आमिर भाई के साथ। लेबॉर्ट्री में इंसानों जानवरों के लिए मखसूस अद्वियात का टेस्ट हो सकेगा। 7 सालों बाद ये मंसूबा मुकम्मल हुआ है। वकास एक कमेंट चाहिए, फिर चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अच्छा, मैं सिर्फ मंसूबे पे बात नहीं करूँगा कि ये बिल्डिंग और लेबॉर्ट्री कायम हो गई है। मैं इस गवर्नमेंट की उस तरजीहात की बात करूँगा। आप देखें, जब जैसे गवर्नमेंट आई थी, निगरान सेटअप आया था, सबसे पहला जो नारा लगा था वो था ज़रीन इनकलाब का। शुक्र अल्लाह का कि यार किसी को यह एहसास हुआ कि हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को एज आ इंडस्ट्री लेके चलना है और उसको आगे बढ़ाना है। अब जो इशूज़ पिछले दिनों भी एक CM साहब ने नोटिस लिया कि खाद नहीं मिल रही है, ज़रिए अद्वियात लोगों को दस्तयाब नहीं है। ये आप किस इकॉनमी के 70% का जो सेक्टर है उसके इशूज़ हैं, लेकिन कभी भी इस पर हाईलाइट नहीं किया गया था। अच्छा, इसमें एक तरफ तो गवर्नमेंट की जो उनकी तवज्जो है और तरजीहात है उसका पता चला है कि, और फिर वो जो किसान है जो एक्सप्लॉयट होता है वो अपने आड़ती से लेके गवर्नमेंट सेक्टर तक और अफसर तक, उसको कुछ रिलीफ मिलेगा। डेफिनेटली जब गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस होगा तो उसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। उन्होंने CM साहब ने एक चीज़ का जिक्र किया था कि जब पंजाब फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री बनी है तो डॉक्टर ताहिर अशरफ साहब का उन्होंने जिक्र किया कि हमने उसी के पैटर्न पे चलना है। देखिए, आज पंजाब फ्रांसिक जो साइंस एजेंसी है वो कितना बड़ा आपके पास प्लस पॉइंट है दहशतगर्दी के खिलाफ सेम आमिर भाई केसेस को सॉल्व करने में। तो आपके पास गवर्नमेंट की तरजीहात थी कि हमने एविडेंस बेसिस कुछ हमने फ्रांसिक लेबॉर्ट्री बनानी है, उसका फ़ायदा आम केसेस वालों को पहुँच रहा है। तो आप सोचें कि जो इतना बड़ा सेक्टर है आपका एग्रीकल्चर, उसके लिए जब गवर्नमेंट तरजीहात अपनी उसको प्रायोरिटी दे रही है तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली पहुंचेगा। वो ना सिर्फ इकॉनमी में बेहतरी आएगी, बल्कि जो आम किसान है जिसको कभी भी पूछता ही नहीं था उसको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्डिंग नहीं है, बेसिकली ये ज़री इनकलाब की अमली शक्ल है जिसका समराज जो है आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। हम उम्मीद भी करते हैं कि वाकई इसके समरात नजर आएं, क्योंकि अगर इसके समरात नजर आएंगे तो अल्टीमेटली फ़ायदा हमें ही होगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी सियासी गर्मा गर्मी की तरफ। मैदान सज चुके हैं और अब तो दौड़ है और अपनी अपनी दौड़ है, और वो जो कहा जाता है ना कि मुकाबला सख्त है, टाइम बहुत कम है और सब लोग हमें मैदान में जो है ना वो मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं अपनी अपनी दौड़ में। अच्छा जी, कल हमें नज़र आए नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा NA 130 में। आमिर भाई, गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा याद करे, असं तो यही कहेंगे। जब आपके पास पार्टी अब एक है उसमें अब दूसरी राय कोई हो नहीं सकती है। और नवाज शरीफ का तो ये हल्का है और 130 में कलसूम नवाज जो थी इनकी मरहुमा एलिया, जब वो खड़ी हुई थी तो मैंने उस वक्त भी देखा था, मैं उसकी कवरेज में भी था। तो दीवाना वार लोग मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं। यहाँ से कभी भी कोई दूसरा उम्मीदवार जीत नहीं पाया आज तक। तो बड़ा पक्का और मजबूत हल्का है उनका, और उसमें उन्होंने अपना पावर शो भी किया है। लाहौर इस वक्त बिल्कुल मरकज़ निगाह है सियासी लोगों की। कल मैं किसी एक चैनल पे जरदारी साहब का भी इंटरव्यू सुन रहा था, वो भी लाहौर को फोकस किए बैठे हैं। गो उनके यहाँ पे ना वोट है ना सपोर्ट है इतनी, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे थे अगर बिलावल जीत गया तो फिर आसपा को लाहौर को हम छोड़ने वाले नहीं हैं।
तो अल्लाह करे वो मतलब कामयाब उनको भी मिले। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल अगर लाहौर की सियासत की गहमा गहमी और गर्मा गर्मी को देखें तो मुझे मुकाबला बड़ा ठंडा सा नज़र आता है। ये जो आप लोग कहते हैं ना गर्म जोशी नज़र आनी शुरू हो गई, मतलब अब तो आमिर भाई सब नजर आना शुरू हो गया। वो अगर आज से एक हफ्ता पहले आपकी बात की ना, एक ही पहलवान है, नहीं एक हफ्ता पहले एक ही पहलवान है और उसकी जीत जो है वो इस वक्त सबको नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि लाहौर में वो सियासी गहमा गहमी नहीं है। यानी आप मुकाबले की फिजा कह रहे हैं? नहीं, मुकाबले की फिजा देखिए आप वो जरा सा कंपैरिजन करें कि जो बाहर बिल्कुल ही आपको सफाया मेरा नजर आ रहा था ना कोई मीटिंग, ना कोई जलसा, ना कोई डोर टू डोर मुहिम, अब वो शुरू हो चुकी हैं। नहीं वो तो अब शुरू हो गई। लेकिन आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, मैं जिस तरफ नहीं, मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ, मैं तो इशारा नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ एक पहलवान है। अब उस लाहौर के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, आपके सियासी दंगल की बात कर रही हूँ। इस सियासी दंगल में इस वक्त एक पहलवान है जिसका नाम है नवाज शरीफ, वो मौजूद है और दूसरा कोई मौजूद नहीं है। उसमें वो तो शेर होंगे, शेर तो पहले ही है, शेर मजीद होंगे और उनकी कामयाबी जो है इस वक्त नज़र आती है कि 14 की 14 सीटें जो हैं वो लेके जाएंगे। और 127 वाला जो हल्का है ये भी बिलावल को मिलने वाला नहीं है। मैंने अपना एक ज़ाती सर्वे होता है, जितने यार दोस्त यहाँ रहते हैं उन्होंने कहा चक्कर ही कोई नहीं भाई, आपसे किसने कह दिया कि यहाँ पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूत है, अच्छा यहाँ बहुत ज़्यादा वोट ले जाएगी और ये अता तारर जो है वो बहुत ज़्यादा काम, सबसे 28,000 वोटर तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं जो कि सारे के सारे अता तारर के हाथ पे बैत कर चुके हैं। उनके जितने पादरी हैं, रेंडर्स हैं, वो फिर यहाँ पे जो मजहबी तबका है वो भी अता तारर के साथ है। तो पीपल्स पार्टी को वो सपोर्ट हासिल नहीं है। हालांकि ये कभी भट्टो साहब के दौर में, क्योंकि ये उनका बात किया हुआ है टाउनशिप ना, टाउनशिप और ग्रीन टाउन उनका बात 5 लाख गरीब घरों के लिए, गरीबों के लिए उन्होंने बनाई थी। बड़ा असर सूर रहा है पीपल्स पार्टी का, लेकिन अब वो वैसी सूरत हाल नहीं है। मुझे लगता है कि शायद 14 की 14 सीटें जो लाहौर की हैं ये मुस्लिम लीग लेके जाएगी। और जो गहमा गहमी आपको नजर आनी शुरू हुई है, ले जी, ये कम आपने है। आज अभी 30 तारीख है कि 31 तारीख है? आज 30 तारीख है। तो आमिर भाई ने पहले ही 8 दिन 9 दिन पहले प्रेडिक्शन कर दी है। अच्छा, अब जब था कोई है कोई नहीं इसमें ना, इसमें वैसे एक जो आपकी बात को ना इंडोर्स करूंगा, उसकी वजह रीजन पता क्या है? पाकिस्तान में इलेक्शन पे ना जो प्री इलेक्शन परसेप्शन बिल्ड होती है ना, वो बड़ी मैटर करती है। मैं 1-1 में मेरी ड्यूटी है और 154 में, तो वो सारा बॉर्डर एरिया बनता है। नो डाउट कौन कौन से ये भी बता दें। क्या नाम है उसका, शेख रोहेल असगर है, अच्छा, मलक गुलाम हबीब अवान है। ठीक। मुकाबला तो 2 पार्टियों के दरमियान था। अगर इलेक्शन वैसे ही होते जैसे हम अभी बात कर रहे थे, गहमा गहमी, अब जो मुकाबले में जिसके साथ मुकाबला था ना, वो तितर बितर है। तितर बितर इस तरह से है कि एक ही जमात के 3-3, 4-4 लोग दावेदार हैं। तो अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग वोट भी है ना, तो वो भी डिवाइड हो जाना है। ठीक है, जिसका मतलब है कि आपको जिसके पास पार्टी का निशान भी है, जिसका पार्टी का निशान तो किसी के पास भी नहीं है, सॉरी मुस्लिम नून के पास है, नून की बात कर रहा हूँ ना, उसके मुकाबले में जो लोग हैं वो तो तितर बितर है। बिल्कुल ऐसे वो तो एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा करती है कि जी हमारे वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी रियलिटी है कि एक परसेप्शन से लोग कह रहे हैं कि अगर भाई जीतना ही मलक ने है, तो मैं आमिर भाई को वोट क्यों दूं? ठीक है, हम क्यों भाई अपनी दुश्मनी बोल लें? एक बात। दूसरी बात ये है, 4 लोग दावा कर रहे हैं एक कंस्टिट्यूंसी में कि भाई तहरीक इंसाफ के हम हैं, तो आप हमें वोट दें। तो वो 4 जगहों पे तो ऑलरेडी वोट डिवाइड हो चुका है। बिल्कुल ऐसे। तो आमिर भाई ने जो प्रेडिक्शन की है, मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा सा मार्जिन हम रख लें तो, क्योंकि कुछ ज़ाती भी वोट बैंक है लोगों का। हाँ, ये बाद में फैसला होगा कि वो आज़ाद जो विन करेंगे वो क्या करते हैं। मे बी अमर भाई ने इसलिए 14 सीटों की बात की है कि जो आज़ाद कोई जीतेगा वो भी मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लेगा। नहीं, ये आज़ाद वाली बात नहीं है। आज़ाद वाली बात, सॉरी आपकी बात करता हूँ, बट आज़ाद जो उम्मीदवार जो आप समझते हैं, लेट्स से मैं सलमान अकरम राजा आज़ाद उम्मीदवार है, ऐसे ही है, रैकेट उनका निशान है। उनकी अपनी सियासी ग्रोथ कितनी है, वो जो पोलिंग डे की एक ख़ास साइंस है, उसको वो किस हद तक जानते हैं, लोगों को निकालना और लेके आना। ये तो बहुत ये एक बड़ा मुश्किल टास्क है। मैंने इसका तजर्बा किया हुआ जी। मैंने पूरा एक दिन एक उम्मीदवार के साथ गुजारा था, पूरा एक दिन, और उस दिन में सुबह से लेके फजर से लेके रात गए तक, उसके रिजल्ट तक मैं उसके साथ रहा था। लाहौर शहर के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये देखा था कि ये जो करोड़ों रुपए की और अरबों रुपए की गेम है, इसके पीछे बहुत सारे दिमाग काम कर रहे होते हैं,
बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, ये लोग अब अवेलेबल नहीं है। ये जिस पार्टी का ये तहरीक इंसाफ का जिसका जिक्र कर रहे थे, उसके वैसे ही तितर बितर इसलिए हो गया कि उनके जो पॉलिटिकल लोग थे वो पहले से जा चुके। जो कुछ वकला ने कोशिश की है उस पार्टी को कैप्चर करने की या ग्रैब करने की, उनकी भी आपस में नहीं बनती है। आपको पता है एक केस में वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, अगला केस लगता है तो वो एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हुए होते हैं। सही। इनका आपस में इस तरह से जुड़ना जो है ये बड़ा मुश्किल सा नज़र आता है। तो मुझे समझ नहीं आती कि लोग क्यों कहते हैं कि ये मुकाबला अभी भी है। मुझे मुकाबला नजर नहीं आता। लाहौर की शहर की मुकाबले इलेक्शन की तैयारियों की बात करें, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सियासी मैदान में जो कुछ भी हो रहा है वो तो रोशनी डाल दी हमारे रिपोर्टर्स ने, और सरगर्मियां तो चल रही हैं, दफातर बनाए गए हैं, गेट टुगेदर रात को वहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कल खास तौर पे शाही साहब और शाहिद सिपरा साहब बता रहे थे, वो जो रौनक और वो जो खापे शापे होते थे वो इस दफ़ा नज़र नहीं आ रहे। आपने भी देखा ये चीज़, नोटिस किया मेरे भाई? और नहीं, बिल्कुल ऐसे ही उम्मीदवार भी जो है वो पैसा निकाल नहीं रहे। अच्छा, इलेक्शन से ये होता है, मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि ये जो पोस्टर लगते हैं, बैनर्स लगते हैं, हाँ, स्टीमर लगते हैं, गरीब आदमी के पास पैसा निकल के आता है। इन अब क्या मैं हरामखोर कहने लगा, मुझे निकल जाती मेरी ऐसी बातें। इनका पैसा निकलता है तो मुझे खुशी होती है कि ये गरीब आदमी तक जाएगा। तो किसी बहाने तो इनका पैसा निकला। लेकिन इस दफ़ा तो क्योंकि मैदान खाली है तो वो जो कसरती पहलवान है वो भी कसरत नहीं कर रहे हैं। वो जो खाने पीने वो खाबे खाते हैं, सरदाइयाँ पीते हैं और बकरे साल मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ इस मामले में। क्यों? मुझे अपने हल्के से 2 ऐसी जगह मिले हैं जहाँ पे खाबे चल रहे हैं। एक पीपल्स पार्टी के और एक मुस्लिम लीग नून का। चले अल्लाह ताला आपके खाबे कायम रखे। हाँ, सियालकोट में ख्वाजा आसफ ने काफ़ी रौनक लगाई है। वो मैं देखता रहता हूँ उनके व्हाट्सएप के ऊपर ना, उन्होंने वो तो तितर बटेर जो इसको बोलते हैं, अच्छा। इस तरह की चीज़ें उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए खुलेआम खिलाफ ला रहे हैं। सर इस तरह कैसे भी हैं। मैं पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ गया तो वो इन्होंने कॉर्नर मीटिंग करनी थी, तो उन्होंने अपनी हवेली में मार्की लगाई हुई थी। तो उन्होंने कहा जी सियासी गल्ला बाद जो होने गया, पहले खाना खाओ। अच्छा, खाने में मेन्यू था, फिश थी, मटन किया हुआ था। देना ना, वो यहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा, मैंने पूछा, मैंने कहा सर ये कंपेन करना है या खाना खाना है? छड्डो कंपेना होंगी है नहीं है, खाओ पियो। तो वो वही हुआ ना, लोग खाना खा के बाहर निकल गए। मुझे लगता है शायद सिपरा साहब और शाही साहब के हल्के जो है ना इंतहाई माठे जहाँ पे ये सब नहीं चल रहा। नहीं, सारे हल्कों में नहीं चल रहा। ये कुछ कोई एक आधा हल्का होता है जिसमें आपको भी चांस है। इसको लग गया चांस के उसने खाना रखा होगा तो चलिए जी, लकी वकास अहमद जिनको ये वाले हल्के मिल गया। बिरयानी कीमे के नान पे वोट नहीं है। मैं वही कह रही हूँ, यहाँ तो मशहूर कहावत ये थी कि बिरयानी की प्लेट पे वोट देना। बात उससे ऊपर चली गई है। अच्छा जी, शफाफ इलेक्शन के लिए 23,000 कैमरे नस्ब करने का फैसला किया गया है। हर इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 4 कैमरे अंदर, पोलिंग स्टेशन का बैरूनी हिस्सा कवर करने के लिए 1 कैमरा नस्ब किया जाएगा। आमिर भाई देखें, ये तो बहुत ज़रूरी है कि शफाफ इलेक्शन हो और उसमें सिर्फ ये है कि वोटर को ना दिखाया जाए कि जो वोट किसको कास्ट कर रहा है। अदरवाइज़ सारी जगहों पे वैसे भी हमारे कंट्री में जो सिक्योरिटी मामलात हैं उसके पेश नज़र भी ये कैमरे बहुत ज़रूरी हैं। और मुझे ये तो कैमरे मुझे कम लग रहे हैं, जितने पोलिंग स्टेशन हैं और जितने पोलिंग बूथ बनेंगे और जितने अंदर लोग होंगे, ये कैमरे भी कम है। लेकिन चलें, कुछ ना होने से तो बेहतर है। और मेरा ख्याल है जो कल मीटिंग की है निगरान वज़ीर आला ने पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर के साथ, उसका ये फ़ायदा है कि बहुत सारे मामलात में जो अभी कुछ तातल था उनके उम्रे पे जाने की वजह से, वो एक आध दिन में हल हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को नज़र आए कि पोलिंग स्टेशन जो हैं महफूज हैं और वहाँ पे जाके वोट कास्ट करना आसान है। तो वो जाएंगे और वोट अपना कास्ट करेंगे और जिसको दिल करेगा वोट कास्ट करें। उनको ये ना दिखाया कि वो किसको वोट कास्ट करें। अच्छा, ये हमेशा से रहा है कि कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे होते हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़े के वाक़यात, इसलिए कैटेगरीज बना दी जाती है ना कि ये हसास ए कैटेगरी है, ये बी कैटेगरी है। तो ये कोई नई बात तो आमिर भाई है नहीं, ये तो हमेशा से होता है। ये हसास पोलिंग स्टेशन इसलिए कहा जाता है, कुछ में सिक्योरिटी के मामलात ऐसे दरपेश होते हैं कि वहाँ पे लोगों का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है या लोगों के स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, बहुत क्लोज मुकाबला होता है। उसमें ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि जब आप 2 बनाए हों। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लाहौर में बहुत पुरअमन इलेक्शन होने जा रहा है और
अल्लाह करे एक ही पार्टी के एक या एक क्योंकि आप घूम फिर के वहाँ आ जाते इसलिए आप नहीं एक पार्टी के शायद ही लगे होंगे कैंप, मुझे नजर आते हैं। अच्छा, और जो हमारे बेचारे वो हैं मजेदार बात ये है कि इस दफा अभी इलेक्शन कैंपेन में जो थोड़ी सी गहमा गहमी और थोड़ी सी चपकलश और गर्मा गर्मी हुई है ना, वो एक जगह पे तहरीक लब्बैक और नून लीग की हुई है और दूसरी जगह पे पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुई है। और ये जो गर्मा गर्मी है या लड़ाई झगड़ा है, ये पार्टी नजरियात बेस पे नहीं है, कैंडिडेट्स की अपनी राइवलरी चल रही है। और ये तरह के इशूज जो बनते हैं कि जी जैसे पीपल्स पार्टी वालों ने कहा जी हमारे बैनर के ऊपर बैनर लगाने की कोशिश की गई है, ये तो अमूमी ये लोकल लोगों की ही होती है, लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट उसको मार्क कर लेती है कि ये ट्रबल पॉइंट्स हैं जहाँ पे कुछ हो सकता है, तो इसलिए फिर उनको हसास करार दे देते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे इलेक्शन सिक्योरिटी पे, तो केयर टेकर सेटअप की जो प्राइमरी मैंडेट था ये है मुस्लिम का इम्तिहान। और जैसे अमर भाई ने कहा, और वो पहले दिन से हम निगरानी को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी इसके लिए तो डेफिनेटली वो उन्होंने जो खिदमत की है वो तो उनकी मेहरबानी है। बेसिकली इस पंजाब की आवाम पे असल उनकी जो जिम्मेदारी थी वो ये इलेक्शन उनको इनेकाद करवाना था पुरअमन और डेफिनेटली गैर जानबदार। और जैसे अमर भाई ने कहा कि लाहौर में बहुत ऐसे कम ट्रबल पॉइंट्स हैं, लेकिन उस तरह का कंपटीशन नहीं है। जो पार्टियां इस वक्त कॉन्टेस्ट कर रही हैं वो ऑलमोस्ट फ्रेंडली कंपटीशन में है। तो मैं भी अमर भाई की बात से एग्री करता हूँ कि लाहौर में और इसके अतराफ में अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन इलेक्शन होंगे। डेफिनेटली कुछ शहर ऐसे हैं और थोड़ा सा साउथ पंजाब वाला एरिया कुछ ऐसा है जहाँ वो साल से कैंडिडेट्स की आपस की चप्पलें चलती आ रही है, वहाँ पे फिर खानदानी दुश्मनी बिल्कुल ऐसे भी हैं। तो डेफिनेटली वो हाई प्रोफाइल जो शख्सियात पोलिंग वोट कास्ट करने जाएंगी, अल्लाह ना करे क्योंकि ऐसे हादसा होता है तो डेफिनेटली प्रिकॉशन वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत, कैमरों से भी ज़्यादा ज़रूरत वहाँ फौज और रेंजर्स की होगी, तो खिदमत ली गई है फौज की, रेंजर्स की खिदमत दी गई है, ये दहशतगर्द दूर रहेंगी। अच्छा जी, मैं अगली खबर शामिल कर लेती हूँ। हजारों साथीज़ा इलेक्शन ड्यूटी से गैर हाजिर, एजुकेशन अथॉरिटी में तलबी इलेक्शन ट्रेनिंग से गैर हाजिर साथीज़ा को दोबारा हाजिर यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए गए हैं। आमिर भाई, आज सुबह मैं बात कर रहा था अपनी मिसेज के साथ भी, वो टीचर है, तो मैं उससे कह रहा था ये बड़ी ज्यादती है कि हम हर जगह टीचर्स को घुसेड़ देते हैं। और आप ये देखें, आपकी पोलियो मुहिम हुई तो टीचर्स, आपकी मरदमशुमारी हुई तो टीचर, आपके इलेक्शंस हुए तो टीचर्स, तो क्या ये कोई फालतू और बेकार किस्म के सरकारी मुलाजमीन हैं कि जिन पर देखिए बच्चों की पढ़ाई का भी हर्ज होएगा? अच्छा, ये आप क्यों नहीं सोचते हैं? अभी आपका ये फरवरी में इलेक्शन खत्म होना है तो मार्च में पेपर्स हैं मैट्रिक के, अब आप टीचर्स को ड्यूटियां लगा रहे हैं तो क्लासेस कहाँ गई? प्राइवेट स्कूल्स वाले फिर अच्छे रह जाते हैं ना, वो तो आपकी गवर्नमेंट की अनाउंस छुट्टियां जो हैं उसको भी वो ज़ाया नहीं करते हैं और उस पर भी क्लासेस चोरी छुपे ले रहे होते हैं। ये सर्दी की छुट्टियों में बहुत सारे स्कूल्स ने अपना काम चलाया है, तो ये जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनका क्या कसूर है, मुझे ये बताएं। और फिर आप इन टीचर्स को क्या एक्स्ट्रा पे करते हैं? क्या कोई इतना हैंडसम अमाउंट देते हैं कि वो बाकी काम छोड़ के आपकी ये इलेक्शन ड्यूटियाँ करें? इसके लिए कोई ना कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए। ये ठीक है कि यहाँ पे प्राइवेट मुलाजमीन को नहीं लगाया जा सकता, सरकारी मुलाजमीन, लेकिन सिर्फ टीचर ही क्यों? बाकी शोबे कहाँ हैं? बाकी सरकारी मुलाजमीन कहाँ हैं? उनको क्यों नहीं लगाया जाता है? उनको भी लगाया जाए और उनको भी इस अमल का हिस्सा बनाया जाए। मैं समझता हूँ बांट कर काम दिया जाए तो टीचर्स को भी कोई इतराज़ नहीं होता। वकास, अच्छा, मेरा इस पे मौक़िफ़ यह है कि रज़ाकाराना तौर पर ये ऑप्शन होना चाहिए। जो टीचर्स एक्शन ड्यूटी करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल करें, जो नहीं करना चाह रहे वो नहीं करें। क्या जब एक टीचर हायर होता है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में ही होता है कि आपने इलेक्शन भी करवाने हैं, मरदमशुमारी भी करवानी है? मैं नहीं करना चाह रहा ना, उनको पता नहीं होता क्या कि जितने सरकारी जो हैं अहकामात उनको मानने के मैं पाबंदी मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, आप ड्यूटी जहाँ भी लगाई जाएगी वो किया जाएगा। ये जो कायद-ए-आज़म डे पे और आज़ादी के मौके पर ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खोल के तो फिर बच्चों को बुला के झंडे लहराए जाते हैं ना सर। अच्छा, ये भी बता दीजिए, ये पेड होती हैं ड्यूटीज? हाँ, इसमें पैसे मिलता है, लेकिन जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, रियली सॉरी मुझे नहीं आइडिया था, जब भी गवर्नमेंट का पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए टीचर्स का इश्तिहार आता है तो वो ये कंडीशंस होती है कि कहाँ भी पोस्ट किया जा सकता है आपको। मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्पेसिफिकली इलेक्शन ड्यूटी के हवाले से, लेकिन फिर भी मेरी ज़ाती राय ये है कि मैं गवर्नमेंट मुझे पैसे दे रही है, उसके लिए मुझसे काम करवाना चाह रही है, मैं नहीं करना चाह रहा, तो आप मुझे मतलब मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं? फिर दूसरी बात नहीं, ये नहीं हो सकता। एक आपका आजर जो है
वो काम कराना चाहिए। और अजीर जो है, आप इस दफ्तर में काम करते हैं, आपसे काम कराना चाहिए सर। वो तो आप इनकार करेंगे, आप इनकार करेंगे सर, स्कूल में तो ड्यूटी कर आप 1 to 1 में जाने से इनकार करेंगे? मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी वाले के पास जाने से। ये तो मेरी ड्यूटी के बाद तो ये भी ड्यूटी है ना भाई, ये भी ड्यूटी है। लेकिन आप ये देखें ना, अगर आपको आपकी ड्यूटी के अलावा भी कोई काम दिया जाएगा, आप करने के पाबंद। ये क्राइम रिपोर्टर है खैर, ये क्राइम रिपोर्टर ये हल्का कवर कर रहा है। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे कर रहा है। जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर है वो भी हल्का कवर कर रहा है। अब जब जरूरत है तो आप इसे दारा आपको काम ले सकता है, इसको बात को रहने दे। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर आप बांट दें तो टीचर्स को ये एहसास से कमतरी ना होगी कि यार इसमें यानी आप बाकी सरकारी मुलाजमीन को भी कह रहे हैं ये वाले नहीं हैं इसमें। अच्छा आमिर भाई, एक नहीं। और चीज़ मुझे बताएं, 45 या 46 अरब रुपए कॉस्ट आती है इलेक्शन से, तो क्या आप वॉलंटियर की रजाकार जो आपने, क्या वो आप फोर्सिंग तैयार कर सकते हैं? वो एतबारी नहीं सर सुपरवाइजर आप नहीं, आप सुपरवाइजर ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। मुझे ब्रेक कह रहे हैं और काफी देर से कह रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और खबर यह है जी, फोर्ट्रेस स्टेडियम और डिफेंस फेज 8 में भी ड्राइविंग टेस्ट सेंटर कायम कर दिए गए हैं। कैंट समेत दीगर सोसाइटीज के रिहायशियों को ये सहूलत दी जाएगी। वकास, लाहौर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से अब मेरा नहीं ख्याल को कोई किसी को परेशानी है। नहीं, अब जो तो रश था वो ऑनलाइन भी आप बना सकते हैं, सेंटर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि इशू अब ये पॉइंट्स की अवेलेबिलिटी का इशू है। अगर अब इशू है तो वो ये है कि आपने ट्रांसपेरेंसी और मेरिट को इम्प्लीमेंट हर सूरत में करना है। कुछ शिकायत आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि हम पैसे दे के टेस्ट पास कर रहे हैं। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि जी वो जो टेस्ट करने वाली टीम है, जो स्टैंडर्ड वे स्पेस दी जाती है उसको नैरो कर देते हैं। अच्छा ठीक है, ये फिर लोग कंप्लेन भी करते हैं, बाज़ दफ़ा उस पर 1-2 ट्रैफिक लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। तो अब मेरा ख्याल है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है वो तो गवर्नमेंट ने आपको बना के दे दी है। अब ये सिटी ट्रैफिक पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मेरिट इंश्योर करे और जिस मकसद के लिए है कि वो रवायती वाला के पैसे दे अगर लाइसेंस ना ले लें, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उस पर इम्प्लीमेंट करके लोगों बनाते जा सकें। अब तो देखें वाबडाटाउन में सेंटर है, डिफेंस फेज में है, फोर्ट्रेस में आ गया, इसमें है, रेस कोर्स पार्क में है, हम देखते हैं अक्सर। उसके बाद मीनार पाकिस्तान में है, शाहदरा में है। अब तो सेंटर्स आप कितने ज़्यादा हैं कि अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये है कि जिस तरह का सेटअप आपने लाहौर में दिया है, जो पंजाब के बड़े 5-7 शहर हैं, इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे भी दें, ताकि जो लोग ये तरजीह प्रायोरिटी देते हैं ना जी हमने लाइसेंस लाहौर से बनवाना है, वो 4 घंटे ट्रैवल भी करके लाहौर आ जाते हैं। तो ये ट्रस्ट वहाँ पे भी बिल्ड होता है कि जो बर्डन है वो डिवाइड हो जाए। और फिर डेफिनेटली वही बात है कि आप अब कुछ लोगों को, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि इतनी सहूलत के बावजूद भी उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। क्या बनेगा उनका? पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हमारी ट्रैफिक को हो क्या गया है। और ये लाइसेंस पे लाइसेंस हम तो बनाए जा रहे हैं। ये वकास बाहर रह के आया, इसको पता है कि यूके में लाइसेंस को आधा पासपोर्ट कहते हैं। अच्छा, आपका लाइसेंस है ना, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुला सकते हैं और आपको मुअज़्ज़ज़ शहरी समझा जाता है अगर आपके पास ट्रैफिक लाइसेंस है। ये आप इंपॉर्टेंस कोई समझे तो फिर है ना। ये मैं विकास गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है सर। और यहाँ तो हमने ओ बालो कुरियो वंडी की चीज़ ले जा, वो होता नहीं था हमारे शहरों में करते हैं कि आज वो बालो कुरियो वंडी की चीज़ ले जा, ये इस तरह से दे रहे हैं हम लाइसेंस, बांट रहे हैं और उसके बावजूद कुछ लोग नहीं बनाने को तैयार। चले उनको अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, लेकिन ड्राइविंग सेंस तो सिखाएं। ये जो हमने लाहौर में 8 बना दिए, 2 अभी कैंट में और वहाँ बना दिए, ये हर स्कूल में एक होना चाहिए भाई। हर स्कूल में किस तरह से होना चाहिए कि आप बचपन से नर्सरी क्लास से आप बच्चों को सिखाना शुरू करें, बेसिक्स तो बताना शुरू कि ड्राइविंग सेंस क्या है, रोड सेंस बताएं। लेकिन जब आपके स्कूल के बाहर ही आप अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं, हॉर्न बजाते हैं। सुबह मैं यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था तो कुछ बच्चियां थी सामने, तो मेरी बेटी कहती कि आपने हारन क्यों नहीं दिया? मैं कहा बेटा स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी के सामने हारन नहीं देते, इसमें लिखा होता है हारन बजाना मना है। कहती हमारे स्कूल के बाहर से जो सरकारी ट्रक गुजरता है मैं खिड़की से देखती हूँ, वो इतना तेज हारन बजाता है कि हम सारे एकदम चौंक। मैं क्या ये इसीलिए कहते हैं कि मना किया गया। अब उस बेचारे को नहीं अकल होगी, ऐसे ही है लाइसेंस आ जाएगा, अकल आएगी कि नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी ये बिल्कुल आपने सही कहा है। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। इस हिस्से में जी हम बहुत ही स्पेशल मौजू पे बात करने वाले हैं। वो इसलिए कि वक्त की अहम ज़रूरत भी है और आज अगर बात ना की गई तो आने वाला वक्त हमारे हाथों से निकल जाएगा, जो कि मैं समझती हूँ कि ऑलरेडी निकल भी चुका है। नशा एक बहुत बड़ी लानत है, ये तो हम सब जानते भी हैं और हम सब इसकी मजम्मत भी करते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए, तो इसका इस्तेमाल इस कदर बढ़ता चला जा रहा है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इवन देन हमारे तालीमी इदारे भी इससे महफूज नहीं, और हम सब लोग जानते भी हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तालीमी इदारे तो दूर की बात, यहाँ तो खुले आम नशा किया जा रहा है, नशा बेचा जा रहा है और बहुत सारे मकामात पर पुलिस की नाक तले ये सब कुछ हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि फिर इसको रोकना किसने है, इस लानत का खात्मा किसने करना है, किसके पास जाएं और किसको हम कहें कि हमारे मुल्क को कोई ना कोई बचा ले। अब अगर नौजवान इसी तरह से नशे की लानत का शिकार होते रहे तो ये हमारा मुल्क नौजवानों ने संभालना है, आगे चल के फिर कौन इसको सहारा देगा। सवाल ये है कि जब कभी भी बात होती थी ना कि नशे के आदी अफराद को रिहैबिलिटेट करना है, तो एक चीज़ हमेशा कहा जाता था कि इनको रखा कहाँ जाए। थोड़ी देर के लिए इन्हें जेल में रखा गया, थोड़ी देर के लिए इनको अस्पताल में रखा गया, फिर जब वापस भेज दिया जाता था कोई ऐसी जगह ही नहीं थी। लेकिन अभी रिसेंटली एक हॉस्पिटल, दाता दरबार हॉस्पिटल, जिसको बाकायदा तौर पर वक्फ ही इस मकसद के लिए कर दिया गया है। सो वो जो रिहैबिलिटेशन वाला मरहला है उसको भी तो चलें आसान बनाया जा रहा है, लेकिन अब इसको फॉलोअप लेना और वो पॉइंट्स जो कि शहर के चॉकिंग पॉइंट्स हैं, जहाँ पर हर किसी को पता है कि नशे के आदी अफराद नशेई बैठे हैं, आप यकीन माने उनकी ज़िंदगी जिस कदर मिजरेबल होती है, उनको देखकर शदीद किस्म का अफसोस होता है कि ये लोग तो अपनी ज़िंदगी के साथ ज़्यादती कर ही रहे हैं, अपना आप इन्होंने तो ख़त्म कर ही दिया है। यकीन माने इसका एक ही एंड होता है कि आपको ये चीज़ मौत की तरफ ले जाती है, आपकी ज़िंदगी का खात्मा कर देती है। और अगर आप जीते भी हैं इसके साथ तो इतनी मिजरेबल लाइफ होती है कि आपको अपनी ज़िंदगी पर एक टाइम पे खुद तरसाना शुरू हो जाता है कि आप अपने आप को किस मकाम पर ले आए हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। आगाज़ ही में पेरेंट्स के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज ये होगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को वक्त दीजिए, अपने बच्चों पर नज़र रखिए। आज हम ये तो देख लेते हैं कि हमने नामवर तालीमी इदारों में अपने बच्चों का एडमिशन कराना है, उन नामवर तालीमी इदारों में क्या हो रहा है इसका भी प्लीज़ ध्यान रखिए। ये जो अकेले कमरों में बैठ जाने वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों का कि आपका बच्चा कहीं बैठा है, आप कहीं बैठे हैं, खाने के टाइम पे फ़ोन करके बुला रहे हैं, प्लीज़ इस कल्चर को ख़त्म कीजिए, अपने बच्चों को मैक्सिमम टाइम दें। हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे आज के जो मेहमान मौजूद है, कंसल्टेंट इंसदाद मनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब ने ज्वाइन किया। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। खौफनाक हद तक इजाफा होता चला जा रहा है, ऑल्दो हम हमेशा इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन ये जो नई नई सूरतें नशे की सामने आ रही हैं ना, इनमें अट्रैक्शन बहुत है और नौजवानों को इससे रोकना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बड़ा अच्छा स्टार्ट और बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया है और मैं समझता हूँ कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पे ख़ुसूसी नज़र रखें। और दूसरी जो बात आपने की है कि नशे के करने के रुझानात में वक्त के साथ साथ मैं अक्सर कहता हूँ तब्दीलियाँ आई। अपर क्लास के जो यानी जिनके पास बहुत दौलत है, दौलत की फरावानी अल्लाह ताला ने अता की है, उनके बच्चों में या उनके नशा करने के रुझानात में वाज़ेह फ़र्क है। यानी वो बच्चे, वो वालिदैन, बदकिस्मती से मैं तो ये कहूँगा कि मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ कि ऐसे घरों में मैं जाता हूँ ना तो मैं देखता हूँ घरों के अंदर बार बनी हुई है, बाप भी बैठ के शराब पीता है और बेटा भी बैठ के शराब पीता है। और ये कितनी सितमज़रीफ़ी की बात है। ये जो बोतल कल्चर है ना, जो हमारी सोसाइटी को, हमारी नॉर्म्स को, हमारी रवायात को ख़त्म कर रहा है, इस पे भी कभी कभी बड़े लोगों को भी बात करनी चाहिए। आइस सबसे बड़ा थ्रेट है, ये 2024 में भी और 2023 में। अभी मैंने 3-4 दिन पहले जो सालाना रिपोर्ट पेश की है ड्रग्स की लाहौर के बारे में, बड़ी खौफनाक सूरत हाल नज़र आती है। यानी 560 अफराद सड़कों पे मरे, डेड बॉडीज़, उसमें 13-14 ख़वातीन थी, यंग लड़कियां। और ये वो बंदे जिनका फैमिली को नहीं पता कि हमारे अहल खाना, हमारे घर के जो फ़र्द थे वो कहाँ हैं। वो तो तलाश कर रहे हैं सड़क और चौक और चौराहा में खड़े, वो तो कब्रिस्तान में हैं। अल्लाह ना करे इनके लिए जगह भी कम है।
इनके लिए जगह भी कम है। उसके बाद 40% आइस में इजाफा हुआ है 2023 में, और अभी जो 2024 आने वाली हुकूमत के लिए मैं अभी से आपके प्रोग्राम की वजह से प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ कि आने वाली हुकूमत के लिए जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी, पॉलिटिकल वज़ीर आला होंगे, उनके लिए ड्रग्स के ख़िलाफ़ काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उसकी वजह यह है कि एक सिलसिला चला आ रहा है, किसी ने ज़्यादा हिस्सा डाला, किसी ने कम डाला, किसी ने बैक फुट पे खेलना शुरू किया, लेकिन आपने जो स्टार्ट में जो बातें की हैं वो वाकई दिल को हिला देने वाली है। और हमेशा जो आग जल रही होती है ना, तो वो दूर से बंदा देखता है, कहता है जी आग जल रही है, जो करीब बैठा है ना, जिसको उसकी हरारत महसूस है। ये सेम सिचुएशन उस घर की है जिस घर में ये प्रॉब्लम है, जिस घर में ये वबा है, उसके दरो दीवार हिल जाते आप हैं। यकीन माने ऐसे भी केसेस सुने हैं और देखे भी हैं न्यूज़ में कि पूरे के पूरे घर तबाह हो जाते हैं। एक जिस घर में नशे का आदी फर्द होता है, वो पूरे का पूरा घर तबाही के दाने पे पहुंच जाता है, घर का फर्नीचर तक बेच देते हैं। इस कदर ये जो है वो बुरी चीज़। मैं प्रोग्राम से पहले अगर मैं आपको एक वीडियो देता, कनाल व्यू सोसाइटी में एक फैमिली है, उसके वालिद सुनियार हैं, गोल्ड का काम करते हैं, और बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। ये वो केसेस हैं जो मेरे पास आते हैं अक्सर। आप बिलीव करें कि 3 ड्रग्स ऐसे हैं, खासकर चर्स, भंग और आइस, ये आदमी को मेंटल डिसऑर्डर की तरफ ले जाते हैं, साइकोसिस। और आप मेंटल डिसऑर्डर और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर यानी दोनों में आपकी, यानी बंदा नींद पागल हो जाता है। आप उस घर की उस वीडियो देखें, घर में बच्चे ने हाफ के जी 500-600 ग्राम सोना बेच दिया वालिद का दुकान से। उसने एक डॉक्टर के साथ शादी की, लेडी डॉक्टर के साथ, उस बच्ची को भी ड्रग पे लगा दिया, और आज उसकी ये कंडीशन है, उसका 3 बार इलाज करवाया। रिलैप्स रेट 100% है हमारे यहाँ, वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती वापसी के बाद। और वो इस तरह सैको बना हुआ है कि उसने अपने घर के अंदर हर चीज़ को तहश नहश कर दिया। उसके अंदर एक साइको डेवलप हो गई है कि जो भी चीज़ होती है उसको खोल के रख देता है। किसी आज भी उसको हॉस्पिटल में एडमिशन है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। ट्रीटमेंट के बाद जो इसी तरह इतने केसेस है, मैं आपको बता नहीं सकता ना, कि मैं घरों में जाता हूँ ना, आप बिलीव करें, घर के बाहर 4-5 बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लैंड क्रूज़र, 3-3, 4-4 करोड़ की मालियत की, घर बड़ा बहुत आलीशान है, 10 गार्ड खड़े हैं। घर के अंदर दरवाजे पर कदम रखता हूँ ना, तो माँ भी रो रही होती है, बाप भी रो रहा होता है। क्या मेरा बच्चा और मेरी बच्ची आइस का इस्तेमाल करते हैं? आइस वो नशा है जो हीरोइन से भी 100% ज़्यादा डेंजरस है, और जो आपको रिकवरी के फेस में नहीं लेके आने देता। यानी आपका विड्रॉल का जो पीरियड है, ट्रीटमेंट प्रोसेस में विड्रॉल का पीरियड है जो 10-15 दिन का है, इसका विड्रॉल का पीरियड 1 महीना गुजर जाता है। और फिर ऐसे केसेस आए हैं, मैं आपको क्या स्टोरी है, मैं खुद वो एक सिंपैथी और एम्पैथी जो है, यानी आप किसी का मर्ज देख के या किसी की जो गम देख के अपने ऊपर, तो मैं खुद, अल्लाह ताला ने इतना मुझे हौसला और सब्र दिए, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ कि अगर मेरे जैसे लोग ना हो। साहब, आपने केसेस बड़े क्लोजली देखे हैं, मुझे बताइएगा कि ये किस तरह से आदत बन जाती है, मतलब स्टार्ट किस तरह से होता है? हमने क्योंकि इस चीज़ को रोकना है, हमने उन लोगों को बताना है जिनको अट्रैक्शन नज़र आ रही होती है ना, हमने अपने बच्चों को इस तरह की गैदरिंग से दूर रखना है। ना मैं पहले तो जो मैं बात कहना चाहता हूँ जो मेरे दिल में है, पहले तो मैं वज़ीर आला साहब को मुबारकबाद देता हूँ, नकवी साहब को, कि उन्होंने जाते जाते 1 साल के बाद इनिशिएटिव लिया। ये इनिशिएटिव वो था जो लाहौर हाई कोर्ट में केसेस हैं, जिसको मैं कोर्ट को असिस्ट करता हूँ 5 साल से मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। तो ये वो उसकी एक कड़ी थी जो पंजाब गवर्नमेंट भी चाहती थी। आपने अच्छा किया एंटी नारकोटिक्स फोर्स को हॉस्पिटल दाता दरबार का दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि लाहौर में 6 हॉस्पिटल हैं, उनमें 150 बेड हैं, एलोकेटेड हैं, लेकिन वो भी फुल नहीं होते, वो तकरीबन 70-80 फिल होते हैं, बाकी तो कोई डिटाई के साथ डॉक्टर भी नहीं एडमिशन करता। ANF को आपने दिया है, ANF ऑलरेडी पहले ही मुल्क में 5 दूसरे सूबों में 6 हॉस्पिटल चला रहा है, तो उनका एक अच्छा तजर्बा होगा, हम भी उनके साथ सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं आपकी वसासत से, आप जो मेरा पैगाम, शायद वज़ीर आला साहब आपकी बात सुन लें, मैंने तो उन्हें कई बार कहा है लेकिन मेरी नहीं उन्होंने बात सुनी 1 साल पूरी। मैं 3-4 चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। अना ख़वातीन की तादाद बड़ी बढ़ रही है, अगर वज़ीर आला साहब जाते जाते
30 बेड का ख़वातीन के लिए हॉस्पिटल बना देते तो मैं समझता हूँ कि ये एक सदका जारिया था। दूसरा मरहला आपने कहा ना किस तरह ख़त्म होगी, मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। हमारी बदकिस्मती इस मुल्क की ये रही है कि जब आप प्रोफेशनल फील्ड में नॉन प्रोफेशनल बंदों को ले आते हैं ना, तबाही बर्बादी हो जाती है। देखिए, अगर मुझे आप कहते हैं जी मैं वहाँ आके एंकर बन जाऊँ, तो सर जी पहले मुझे एक ट्रेनिंग लेनी है, एक रेसल करनी है। अब जिस आदमी ने ज़िंदगी गुजारी, जिसने आप 18 साल से कम उम्र बच्चों में आइस की एडिक्शन बहुत बढ़ रही है, प्राइवेट सेक्टर वेरी एक्सपेंसिव, उनको कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जो हॉस्पिटल हैं वहाँ उनको कहें उनके एडमिशन के वक्त जितने भी लोगों का हो जाए 18 साल, वो वालिद का शनाख्ती कार्ड या उसका बेफारम से उसका दाखिला करें। तीसरे नंबर पे उसका दुरानियाँ बढ़ाएं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 15 दिन का इलाज, 15 डे नॉट अनफ, आप उसका कम से कम 1 महीने का इलाज का दुरानियाँ बढ़ाएं। उसके साथ साथ जो मैंने बात आप तालीमी इदारों की बात की है, मेरा तजर्बा तालीमी इदारों में मैंने इतना काम किया है, अभी भी मैं कर रहा हूँ। तालीमी इदारों के अंदर आपको अवेयरनेस और प्रिवेंशन की ज़रूरत थी, वो आपने करनी थी, वो नहीं की। अगर आप यही बातें जो मैं बता रहा हूँ, शायद मुझे आप प्रोग्राम हमारा सुन रहे हो, तो ये अगर उन्हें कहें कि जाते जाते वो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि इसी तरह से हम इनका खात्मा मुमकिन बना सकेंगे। सेकेंडली, हमने ये जो आसान फराहमी है ना, इसको रोकना है, क्योंकि हमें ये जो चौक चौराहों और शहर के बहुत सारे डेजिग्नेटेड पॉइंट्स सबको फिंगर टिप्स पे पता है। आप जगह जगह देख ले, चुबुर्जी, दाता दरबार, नहर के करीब, हम बहुत सारे। मैं आपको बता देता हूँ थोड़े से 1 मिनट में। आप नहर से शुरू हो जाए, लोग नहर की मिसाल देते हैं, मैं नहर से हट के आप हरबंसपुरा, लालपुल, फतेहगढ़, मुगलपुरा, अपना धर्मपुरा, उसके बाद आगे मुस्लिम टाउन आ जाएं, ठोकर न्याज बेग आ जाएं, उसके बाद फिर आप कान्हा चले जाएं, फिरोजपुर रोड पे अली पार्क, दाता दरबार, टंगसाली गेट, लारी अड्डा, स्टेशन, शादबाग, मिसरी शाह, चाह मीरा, भगवानपुरा, जीटी रोड, मैं किस किस इलाकों के नाम लूं? 120 से ज्यादा मकामात हैं। अब यहाँ पर आपने ये देखना ना, चेन जो है पूरी जो सप्लाई कर रही है उसको भी तो आपने तोड़ना है ना। ठीक है, ये तो अब नशे की जिनको आदत हो गई उनकी तो जिंदगी इतनी मिजरेबल हो जाती है कि उनको खुद नहीं पता होता उन्होंने अपने साथ क्या कर लिया। अब आपने इस सिलसिले को अगर रोकना है तो आपको इस चेन को तोड़ना पड़ेगा। वो लोग जो कि बड़े आसानी से सप्लाई करते हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता, इन पॉइंट्स पे आकर नशा फराहम करके भी चले जाते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। इस चेन को देखना वक्त की अहम ज़रूरत है। जहाँ तक रह गई बात रिहैबिलिटेशन की, उसके लिए जो काम किया गया है बेशक वो अच्छा है, लेकिन उसकी तादाद को भी बढ़ाना होगा। जिस तरह के जुल्फ़िकार साहब कह रहे हैं कि ख़वातीन की तादाद में भी इजाफा और नशे की आदी जो ख़वातीन हैं उनके लिए भी वक्त की अहम ज़रूरत है कि बेड्स की तादाद बढ़ाई जाए। जुल्फ़िकार साहब, कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? मैं सिर्फ मैसेज ये देना चाहता हूँ वही वालिदैन के लिए। देखिए, हर काम आप गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, हमने भी कुछ कोशिश करनी है। फैमिली में प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए एक बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारने की उनको महारतें की तरफ लेके जाएं, बच्चों को अपना टाइम दें। जो आइसोलेशन का प्रोग्राम है उसको थोड़ा तर्क करें। बच्चों के दोस्त हैं, दोस्त का इंतखाब जो है वो बड़ी बेहतर तरीके से होना चाहिए। यानी आपके ज़्यादा से ज़्यादा 3, कम से कम 2 दोस्त, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास, आपकी इन्फॉर्मेशन, इसी तरह मिल के काम। आप ये कहेंगे जी हुकूमत ने सारा काम करना है, तो आपके घर आके तो नहीं देखना ना कि आपने अपने घर को भी तो ठीक करना है ना। अपनी जिम्मेदारी भी, मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, किसी के लिए भी आसान काम नहीं है, लेकिन मुश्किल काम में आसानी पैदा करना, ये अल्लाह ताला से दुआ भी हमें करनी चाहिए। जिस तरह आपने भी कहा कि इस वबा से हमें हर एक को महफूज रखना है, चाहे कोई भी शख्स हो, बड़ा हो छोटा हो। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जी उसके बच्चे को अगर एडिक्शन है तो दूसरे को नहीं है। हमें वो सलाब है उसमें ना बंद बांधना है। बहुत ज़्यादा दुख होता है, यकीन माने, लोगों के लगते जिगर, लोगों के नौजवान बच्चे इस लानत की वजह से हमने इस दुनिया से जाते देखे हैं। सो वालिदैन से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ अपने बच्चों को टाइम दें, जो गैप और जो स्पेस है उसको कवर करें, अपने बच्चे से गुफ्तगू करें, उसको जानने की कोशिश करें और ये छोड़ दें कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ज़रूर अपने बच्चे को जब आप टाइम देंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके करीब रहेंगे, बहुत सारे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच जुल्फ़िकार साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की कि किस तरह से हमारे नौजवान नशे के आदी होते चले जा रहे हैं। एक बड़ी रीज़न ये भी है कि हमें एक्टिविटीज़ क्रिएट करनी है, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें लेकर आनी है कि वो अपने आप को मसरूफ़ रखें। खेलों के मैदान जब तक आबाद नहीं होंगे, ना तो बच्चे आपके एक्टिव होंगे, ना तो बच्चों की सेहत अच्छी होगी, ना तो आपके अस्पताल वीरान होंगे। बहुत ज़रूरी ये है। आज आपने बच्चों को महदूद कर दिया है कमरों तक, आज आपने बच्चों को महदूद कर दिया है गैजेट्स तक, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बच्चों में वो हिम्मत, ताकत नहीं रही है। अब अगर कुछ ना कुछ स्पेशल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स जैसी अगर आप अपने बच्चों को सिखाएं, उनको मैदानों में लेकर आएं, तो आप खुद एक पॉजिटिव चेंज अपने बच्चों में देखेंगे। ऐसे में बहुत अच्छी ऑप्शन है जी फुटबॉल की, और फुटबॉल एकेडमी मॉडल टाउन अपनी खिदमात जो है वो हमेशा पेश रखती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को किसी ज़बरदस्त अच्छी एक्टिविटी, अच्छे माहौल में इंगेज करें, तो आपके पास ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। हमारे मेहमान जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ कराना चाहूँगी जी। हमारे साथ कोच मौजूद हैं फुटबॉल की माहम, और इसके साथ मियाँ रिजवान अली साहब मौजूद हैं, सदर फुटबॉल एकेडमी है। अपने मेहमानों को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच। मियाँ रिजवान साहब, सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करूँगी। हमने अपने प्रोग्राम का पहला पार्ट किया कि हमारी नौजवान नस्ल जो है बेरारवी का शिकार हो रही है, नशे के आदी अफराद में इजाफा होता चला जा रहा है। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि हमारे पास बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ मौजूद होने के बावजूद हम उनको उस तरफ नहीं लेकर आ रहे हैं। खेलों का क्या किरदार रहता है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अभी आपने जो बात की है, इसके जो नशे के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हैं, रीज़न के स्पोर्ट्स नहीं है। अगर ग्राउंड्स भी हैं तो ऑर्गेनाइज़र नहीं है, अगर ऑर्गेनाइज़र है वो फैसिलिटीज़ नहीं है। आया कि पहले हुआ करता था कि गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत ज़्यादा गेम होती थी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, एवरी गेम। लेकिन अब आप देखें जो गवर्नमेंट ग्राउंडें हैं वो बिल्कुल बेकार है, वीरान हो चुकी हैं। अब वो बच्चे कहाँ खेलेंगे? डेफिनेट स्टडी करने के बाद घर चले जाते हैं, घर जाके फिर वो वही मोबाइल टैब बिजी होते हैं। यहाँ कोई दोस्त यार आ जाते हैं, उनके साथ बाहर निकल जाते हैं। मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को अहम किरदार अदा करना चाहिए इसमें, ताकि बच्चों को ग्राउंड में भेजें, बच्चों को वॉच करें, उनका उठना बैठना खाना पीना वॉच करें, ताकि बच्चा कोई गलत महफिल में ना शामिल हो। बिल्कुल, बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ माहम मौजूद हैं। माहम, बड़ी खुशी होती है जब हम लड़कियों को इस फील्ड में देखते हैं, और मॉडल टाउन फुटबॉल एकेडमी में हमने देखा छोटी छोटी बच्चियाँ फुटबॉल सीख रही हैं, आप उनको सिखा रही हैं। सो मुझे बताइएगा, लड़कियों के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, आप खुद जब मैदान में होती हैं कितना एनर्जेटिक महसूस करती हैं? जी, लड़कियों के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ बनस्बत बॉयज़ के पास तो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं। हाँ। क्योंकि वो फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाते हैं, स्नूकर क्लब चले जाते हैं, लेकिन गर्ल्स के साथ बहुत महदूद चीज़ें हैं। वो घर के काम सीख लें या कुछ कर लें, लेकिन खुद को एक्टिव रखने के लिए, इवन दो कि आप खुद भी अगर स्पोर्ट्स करेंगी तो आप खुद को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगी। एग्जैक्टली। तो सिर्फ आदत बनने में कुछ टाइम लगता है, वो जब एक आदत बन जाती है ना, वो आदत आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहती है, बॉडी यूज टू हो जाती है, और वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो बीइंग अ फीमेल आपके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स को एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, फिर आगे इन फ्यूचर अपने अदर दूसरे घर को भी देखना होता है। तो वो जब तक एक फ़ीमेल एक्टिव नहीं रहेगी तो तब तक मेरा नहीं ख्याल कि एक घर खुशहाल रहेगा। आसान है फुटबॉल गेम? बच्चे आसानी से सीख सकती हैं? बहुत इंजॉय करते हैं। इवन तो कि बस एक ग्रास रूट लेवल पे अगर हम काम करना शुरू करें, तो आप अपने घर पे भी किसी छोटे बच्चे के आगे फुटबॉल रख देंगे ना, हमें नहीं बताना कि वो किक करेगा, लेकिन वो खुद ही किक करेगा। मतलब कि इतनी अट्रैक्टिव गेम है कि फुटबॉल को देखते साथ ही उसको किक करता है बच्चा। तो आहिस्ता आहिस्ता किकिंग करते 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 तो फिर वो आहिस्ता स्किल्स की तरफ भी आ जाते हैं। माशाल्लाह बच्चे बहुत शौक से इसको सीखते हैं। सही। अच्छा, अब चूंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपने बच्चों को प्लेग्राउंड्स की तरफ लेके आए। मियाँ रिजवान साहब, एज क्या है कि बच्चे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को फुटबॉल सिखाना चाह रहे हैं, किस एज से स्टार्ट? हमारे पास जो स्टार्टिंग होती है 3 ईयर टू ऑनवर्ड। ठीक है। उसमें वेटरन भी आते हैं, अब 40 ईयर भी आते हैं खेलने के लिए। तो ये बेस्ट एज होती है बच्चों के लिए, क्योंकि जो 3 ईयर टू, हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, 3 to 9 है, 10 to 12 है, 14 to 15 है। उसके बाद सीनियर के आ जाते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको एक फ़न चाहिए होता है बच्चों के लिए, गेम की तरह रनिंग, एक्सरसाइज, फ्रेंडशिप, ये चीज़ें छोटे बच्चे जब डेवलप होंगे ना,
डेफिनेट उसमें भी एक किस्म का टैलेंट हाईलाइट होता है मन में। हमें पता चलता है ये बच्चे का राइट अच्छा है, इसका लेफ्ट अच्छा है, इसकी फिजिक अच्छी है, इसका कंट्रोल अच्छा है। तो 3 ईयर टू ऑन में जो बच्ची हैं उनको लाजमी फील्ड में आना चाहिए ताकि उनका वही ग्रास लेवल है, वो उनके बेस है सारी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, और लड़के और लड़कियां दोनों की ऑप्शन है ना, दोनों को सिखाया जाता है? दोनों को माशाल्लाह हमारे पास जो जितनी भी फैमिलीज हैं माशाल्लाह उसमें हर किस्म का बच्चा खेलता है, वह गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, कोई भी हो ना, हमारे पास कोई भी आ जाए ना, हम उससे अकोमोडेट करते हैं अपने पास कि आज ये खेल लें। क्योंकि देखिए जी फुटबॉल इज़ वेरी चीप गेम, इतनी कोई एक्सपेंसिव गेम तो है नहीं। एक बॉल है और उसके 24 प्लेयर वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं खेलने के लिए। और फुटबॉल की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि फुटबॉल जब आप इतने सब लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और टीम वर्क बहुत ज़्यादा होता है और इसमें पेशेंस आपका बहुत ज़्यादा काउंट होता है। लाइक इतने ज़्यादा लोग ग्राउंड में भाग रहे हैं एक बॉल के पीछे और अगर आपके पास बॉल नहीं आ रहा तो वो आपके पास एक पेशेंस होना चाहिए कि मेरे पास बॉल क्यों नहीं आ रहा। हाँ। फिर आपको उसकी तरफ जाना पड़ता है कि मेरे पास बॉल आए ताकि मैं भी इसको किक करूँ। तो वो ये पेशेंस की गेम आप देखिए, आप अपने बच्चों को एक वो ना सिर्फ आप एक गेम सिखा रहे होते हैं बल्कि कितनी चीज़ें आपके बच्चे की नेचर का, आपके बच्चे की एक हैबिट डेवलप हो रही होती है। वो जहां हमें फिजिकली स्ट्रांग नज़र आ रहा होता है उसकी बहुत सारी आदतें उसी दौरान पुख्ता भी हो जाती हैं। अच्छा, कुछ पेरेंट्स को ये लगता है कि ये बच्चों की स्कूलिंग का टाइम है, टाइम डिस्टर्ब होगा, सो ये मैनेज आसानी से हो जाता है? हमारा जो होता है वो वीकेंड के ऊपर होता है। ठीक है, थर्सडे टू संडे, वो आपको पता थर्सडे लास्ट वर्किंग डे होता है स्कूल का, फिर फ्राइडे हाफ डे होता है, सैटरडे संडे इज ऑफ डे। तो इसलिए हमने रखा हुआ वीकेंड के ऊपर ताकि पेरेंट्स के लिए मैनेज करना इजी हो जाता है। फिर संडे को आपको पता हॉलीडेज है, फिर तमाम पेरेंट्स खुद आते हैं ग्राउंड में, आगे बच्चों से एंजॉय भी करते हैं, खाते पीते हैं, वो वन डिश पार्टी भी होती है। जस्ट पूरा एक इन्वायरमेंट है हमारा फैमिलीज का। अब मेरा बेटा माशा से काम कर रहा है, देखिए उसने 4 डेज तो जाने जाना, वो कहता है जी मैंने चार्ज, क्योंकि बच्चों को स्पोर्ट्स लाजमी है। अगर हम कहें स्पोर्ट्स में पहले कौन हिफाज कर लो, वो कहते वो फिर टेंशन में रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चों को जो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। अगर उन्हें गेम करनी है तो उनको फील्ड में लेके जाएं। बिल्कुल, कोई भी गेम करनी फील्ड में लेके जाएं। फील्ड में लेके जाना बहुत ज़रूरी है। कितना टाइम लगता है पूरा आपके बच्चों को बेसिक सिखा दें, ग्राउंड में उनको दौड़ना आ जाए और पता चल जाए कि अब उन्होंने इस तरह से खेलना है, कितना टाइम इसके लिए? बेसिकली स्पेसिफिकली तो टाइम मैं नहीं बता मेंशन कर पाऊंगी तो ज्यादती हो जाएगी कुछ लोगों के साथ। अच्छा, लेकिन कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। एग्जैक्टली इट डिपेंड्स ऑन बच्चा कि उसमें कितना उसमें लगन है या वो कितना लर्निंग है उसमें। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट बहुत होता है बट समहाउ वो सीख नहीं पा रहा होता, स्किल डेवलप नहीं हो रही होती। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वेरी करता है टाइम के कितने देर में हो जाता है। सही। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर एक दफ़ा हैबिट बन जाए ना, मैंने पहले भी मेंशन किया कि जब स्टडी जो बच्चा कर रहा होता है वो थ्रू आउट स्टडी चल रही होती है। अगर A-levels O levels के बच्चे आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा स्टडी का प्रेशर होता है। तो पिछले दिनों काफ़ी ये भी रेशो थी कि बच्चों ने खुद को भी मारा था या कुछ ऐसा मामला भी चले थे पीछे। तो अगर स्पोर्ट्स इन्वॉल्व हो जाए ना लाइफ में तो वो ऑटोमेटिकली एक तो आपका माहौल डिफरेंट मिल जाता है और आपके लिए एक रिफ्रेशिंग हो जाता है कि आप ग्राउंड में जा रहे हैं, रिफ्रेशिंग एयर ले रहे हैं और ग्रास है आपके पास। ये तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। यार रिजवान साहब, बच्चे अगर सीख रहे हैं सो उनके लिए अपॉर्चुनिटी फिर इस तरह की अकेडमीज क्रिएट करती हैं कि वो आगे बड़े लेवल पे भी जाके खेल सके? जी बिल्कुल, हमारे पास एक तो इंटर अकेडमी इवेंट होते हैं, फिर अकेडमी इवेंट होती हैं, फिर हम इंटरनेशनल कोचेज भी बुलाती हैं, फिर इंटरनेशनल टीम भी जाती है। अभी हमारी अंडर 19 टीम जा रही है, यूएसए जा रही है, मलेशिया टीम जा रही है खेलने के लिए, फिर दुबई टीम जाने चाहिए। हमने देखा हुआ कि जो बच्चा अच्छा टैलेंट है हम उसको साथ लेके जाते हैं। सही। ताकि बाकी को भी चांस मिले, बाकी वॉच करें, अच्छा यार वो जा रहा है मैं क्यों नहीं जा सकता, फिर इन्वॉल्व होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स को, मेन तो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को चाहिए टाइम निकालें बच्चों के लिए, फील्ड में लेके आए, जहाँ भी हो सके वहाँ भेजें, उनको गेम करवाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इतनी ज़बरदस्त अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है, आपके बच्चे में अगर टैलेंट है तो मैं तो कहती हूँ कि उसमें मज़ीद निखार आ जाएगा और कहाँ से कहाँ आपका बच्चा पहुँच जाता है। सिर्फ आपने उस टैलेंट को निखारना होता है। अच्छा, कुछ पेरेंट्स को लगता है लड़कियों के लिए ये बड़ी भागने वाली गेम है और हमारे बच्चे नाजुक होते हैं, लड़कियाँ ये नहीं खेल पाती, क्या वाकई ऐसे? काफ़ी लोगों का ये मिथ होती है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो खुद ही लेके आ रही है अपनी बच्चियों को कि चलो मेरे बेटे तो कर रहे हैं, हाँ, इसको भी लाजमी करवाएं। बिल्कुल। तो इसको भी एंगेज करें, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ता है। लेकिन ये है क्योंकि माशरा है, हर तरह के लोग होते हैं,
कुछ ये भी कहते हैं कि नहीं करवाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब टोटली मिथ है। आपकी बॉडी तो एक जैसी है ना, बिल्कुल तो ऐसे ही। वो बॉडी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बच्चे के अंदर एक पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती है, फिर सेहत अच्छी होती है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आपका बच्चा ग्राउंड में जितनी दौड़ लगाएगा उसकी ईटिंग हैबिट भी उतनी अच्छी होंगी। मियां रिजवान साहब, मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखने वालों? देखिए, मैं तो ये मैसेज दूंगा कि जो हमारी बेटियां घरों में बैठी हुई हैं वो फील्ड में आए। हम अंडर 15 के चैंपियन हैं, 16 गर्ल के चैंपियन हैं पाकिस्तान के, 18 गर्ल्स के चैंपियन हैं। हमारा जो इन्वायरमेंट है पूरा सिक्योर इन्वायरमेंट है, फैमिली इन्वायरमेंट है। मैं तो पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को ग्राउंड में लाएं, उनको खिलाएं, ताकि वो भी इस जो दुनिया का हिस्सा बने, बिल्कुल। वो भी फेस करें, क्योंकि लाइफ इजी नहीं है, लाइफ इज वेरी टफ। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये आपको ना सिर्फ इंटरनली स्ट्रॉन्ग करती हैं, एक्सटर्नली स्ट्रॉन्ग करती है, बल्कि एक आपकी ज़िंदगी में बड़ा ज़बरदस्त सा नज़्म ज़ब्त भी आ जाता है और आप खुद फील करते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।